Hi guys, how are you? Hope you are doing well. This is Swati and you're watching Grammar Connection. Guys, आज डे 13 है और आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट ग्रुप वर्ब। वर्ब को हम लोग हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं। आज की वीडियो में लोग जानेंगे वर्ब क्या है और उसके कितने काइंड्स होते हैं। गाइस, वर्ब में जो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो भी एक वर्ब है। मैं एक एक्शन कर रही हूँ गाइस, तो वह भी एक वर्ब हो गया। गाइस, तो लेट्स बिगिन। जाने ये क्या होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस कि वीडियो को स्किप ना करें और इसे एंड तक देखें ताकि इसे आज का वीडियो आपको अच्छे समझ में आ जाए गाइस। ओके, वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब को हिंदी में हम लोग क्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? क्रिया। क्रिया किसी कोई भी काम का होना या करना हमारा क्रिया कहलाता है गाइस। तो अ वर्ब टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। मतलब एक पर्सन या थिंग क्या करता है या हमें कौन बताता है? तो वर्ब बताता है। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन। कोई भी एक्शन जो हम करते हैं उसे कौन व्यक्त करता है? तो वर्ब करता है। कोई भी पर्सन या थिंग जो एक्शन करता है वो एक्शन हमें कौन बताता है? तो वर्ब बताता है गाइस, क्रिया बताता है। एग्जाम्पल गो, रीड, वॉक, जंप, etc। ये सब हमारा एक्शन वर्ड है। तो एक्शन वर्ड हुआ तो वो वर्ब कहलाया। अब जैसे आई गो होम, मैं घर जाता हूँ, तो ये जाने का एक्शन हो रहा है गाइस, तो ये गो हमारा वर्ब हो गया। ओके गाइस, दे रीड अ बुक, वे लोग किताब पढ़ते हैं। तो वे लोग किताब पढ़ते हैं, तो किताब पढ़ना जो है हमारा एक एक्शन हो गया। तो ये रीड भी हमारा वर्ब हो गया गाइस। समझ में आ गई बात? जो भी एक्शन वर्ड है वह हमारा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। अब जानेंगे वर्ब कितने तरह के होते हैं। तो वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, एक प्रिंसिपल वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब। एक प्रिंसिपल वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब के भी टू काइंड्स है गाइस, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। वर्ब टू टाइप्स के हुए, प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। और प्रिंसिपल वर्ब भी टू टाइप्स के हुए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। सबके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। सबसे फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है। प्रिंसिपल वर्ब को हम लोग मेन वर्ब या फुल वर्ब भी बोलते हैं। प्रिंसिपल वर्ब को मुख्य क्रिया कहा जाता है। इसे इंग्लिश में हम लोग मेन वर्ब या फुल वर्ब भी बोलते हैं गाइस। यह क्या होता है? अ वर्ब विच इज यूज्ड विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। मतलब एक ऐसा वर्ब जिसका यूज हम लोग किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना करते हैं। मतलब एक ऐसा वर्ब जिसका यूज करने में हमें हेल्पिंग वर्ब की सहायता नहीं लेनी पड़ती, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है। तो वह हमारा कौन सा वर्ब कहलाया गाइस? प्रिंसिपल वर्ब, मुख्य क्रिया कहलाया। एग्जाम्पल सिंग, प्ले, ये सब हमारा प्रिंसिपल वर्ब है, क्योंकि ये सब में हमें हेल्पिंग वर्ब की कोई भी जरूरत नहीं होती है। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाता है गाइस। तो प्रिंसिपल वर्ब का हम जब भी यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब की हमें जरूरत नहीं होती है, वह हमारा प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल मैंने प्रिंसिपल वर्ब बताया था कि एक ऐसा वर्ब है जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है, वह प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है गाइस। एग्जांपल में वी सिंग, मतलब हम लोग गाते हैं। तो यहाँ गाते हैं ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट है गाइस। क्लियर हो रहा है कि हम लोग गाते हैं, गा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी। इज, एम, आर, वाज, वेयर से हमारा हेल्पिंग वर्ब का सहायक क्रिया थी, तो उनकी जरूरत नहीं पड़ी। बिना उसके भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है गाइस। तो यह सिंग हमारा कहलाया प्रिंसिपल वर्ब। समझ में आ गई बात गाइस कि जिस ऐसा वर्ब जिसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड, ही रन्स। ही रन्स वह दौड़ता है गाइस। तो दौड़ता है अपने में यह सेंटेंस कंप्लीट है कि वह दौड़ता है, दौड़ रहा है। तो इसके लिए भी हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं हुई। तो ये रन्स भी हमारा हो गया प्रिंसिपल वर्ब गाइस। नेक्स्ट है द बॉयज प्ले, लड़के खेलते हैं। तो लड़के खेलते हैं, इससे भी आप देख रहे हो कि सेंटेंस कंप्लीट है हमारा, इसमें भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ये प्ले भी हमारा क्या हो गया गाइस? प्रिंसिपल वर्ब हो गया। समझ में आ गई बात? ऐसा वर्ब जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब के भी यह सेंटेंस कंप्लीट कर देता है, तो वह हमारा प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है गाइस। अब जानेंगे कि प्रिंसिपल वर्ब कितने तरह के होते हैं। मैंने बताया था प्रिंसिपल वर्ब भी दो तरह के होते हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के आधार पर, ऑब्जेक्ट के अनुसार
प्रिंसिपल वर्ब दो तरह के होते हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को हिंदी में हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं और इंट्रांजिटिव को हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं गाइस। अब हम जानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। सबसे फर्स्ट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऐसा वर्ब जो से ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। वह ऑब्जेक्ट चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, मतलब उस ऑब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है या वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है। टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, मतलब उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ताकि उसका मीनिंग वो कंप्लीट कर सके। उस ऑब्जेक्ट में हमें नाउन भी मिल सकता है या प्रोनाउन भी मिल सकता है गाइस। एग्जाम्पल में आई ईट अ मैंगो, मतलब मैं आम खाता हूँ। तो आप देख रहे हो गाइस, मैं खाता हूँ, एक तो प्रिंसिपल वर्ब का ही हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। ये सेंटेंस अपने में कंप्लीट है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्लियर। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब कैसे हुआ वो समझना है। आई ईट अ मैंगो, हम लोग खाते हैं, लेकिन क्या खाते हैं, आ मैंगो। मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यह नाउन है। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। तो मैंगो हमारा नाउन है और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है गाइस। तो आप देख रहे हो इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, तो यह हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाया ताकि इसके मीनिंग को कंप्लीट कर सके। अगर मैं इसे बोलता मैं खाता हूँ, तो लोग क्वेश्चन करे क्या खाता हूँ, तो मैंने सीधा कर दिया आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाती हूँ। तो पता चल रहा है गाइस कि मैं आम खा रही हूँ, यह ऑब्जेक्ट मैंने खुद ही लगा दिया जिससे यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, वी राइट लेटर्स, हम लोग लेटर्स लिखते हैं। तो राइट आप देख रहे हो गाइस हमारा वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर अगर बोलेंगे हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ गई, आंसर मिलेगा लेटर्स लिखते हैं। तो ये लेटर्स हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ गई, इसीलिए यहाँ पे राइट जो हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया गाइस। यहाँ इट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब था या राइट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। थर्ड है ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पर प्लीज हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया गाइस। अगर लोग पूछेगा वह क्या खेलता है, तो आंसर मिल गया हमारा फुटबॉल। फुटबॉल नाउन है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो प्लेज ट्रांजिटिव वर्ब कहलाया। मैं फिर से समझा देती हूँ गाइस। ट्रांजिटिव वर्ब कैसे कहते हैं, एक ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ताकि उसके मीनिंग को वह कंप्लीट कर सके। ऑब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है, वो कोई फिक्स नहीं है गाइस। अब जानेंगे आई ईट अ मैंगो, जैसे मैंने लिया मैं आम खाता हूँ, तो ईट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब था। क्यों, क्योंकि मुझे अ मैंगो की जरूरत पड़ी, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, इसलिए ईट हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। वी राइट लेटर्स, हम लोग लेटर्स लिखते हैं, तो राइट हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि यहाँ भी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। क्या लिखते हैं, तो लेटर्स लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी इसलिए राइट हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, तो प्लेज हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि यहाँ भी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है कि क्या खेलता है, तो फुटबॉल खेलता है। तो आप देख रहे हो एग्जाम्पल में कि ऐसा वर्ब जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती हो वह हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है गाइस। अब हम जानेंगे व्हाट क्वेश्चंस, नोट मैंने क्या लिखा है। व्हाट क्वेश्चन, आंसर मिलेगा नीड ऑब्जेक्ट, मतलब आप पहचानोगे कि ऑब्जेक्ट किसे कैसे पहचानिए कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन, क्वेश्चन करोगे क्या खाता है, क्या करके अगर क्वेश्चन करोगे और उसका आंसर अगर मिल गया तो समझ जाओ वो आंसर हमारा ऑब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस में ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है गाइस। ऑब्जेक्ट कैसे बताने की ऑब्जेक्ट है, तो किसी भी सेंटेंस में क्या करके क्वेश्चन करेंगे तो जो उसका आंसर हमें भी मिलता है वो आंसर ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जब आंसर मिल गया मतलब ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिला तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो इंट्रांजिटिव। फिर से बात, जैसे गाइस मैंने इसमें बताया था आई ईट अ मैंगो, तो मैं आम क्या खाता हूँ, क्या करके क्वेश्चन किया मैंने, क्या खाता हूँ, तो क्या खाता हूँ अगर कोई पूछेगा तो मैं आंसर दूंगी आ मैंगो, आंसर मिल गया तो आ मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया गाइस। जैसे वी राइट लेटर्स, हम लोग लेटर्स लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, क्या करके मैंने फिर क्वेश्चन किया, आंसर मिल गया लेटर्स, तो लेटर्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है? तो फुटबॉल खेलता है। तो आंसर मिल गया। तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया गाइस। सेकेंड है ऑब्जेक्ट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है? ऑब्जेक्ट जो है किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करता है। अगर मैं बोलती आई ईट, मैं खाता हूँ, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ गाइस। क्वेश्चन खुद तो खुद उठेगा, क्या खाते हो, क्या खा रहे हो। तो क्वेश्चन अगर हम उसमें ऑब्जेक्ट लगा देंगे, मैंगो, एप्पल, एप्पल कुछ भी, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और वो सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है। तो ऑब्जेक्ट का क्या काम है गाइस? किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करना। क्या काम है? किसी भी सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट कौन करता है? तो ऑब्जेक्ट करता है। अब समझ गए ऑब्जेक्ट क्या है और कैसे हम ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कि इसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है, वही मैंने बता दिया। क्या करके क्वेश्चन करोगे, जो आंसर मिलेगा समझ जाना वो ऑब्जेक्ट है। और आप देखोगे जैसे ही ऑब्जेक्ट मिला तो वो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है गाइस। समझ में आ गई बात ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? कर्मक क्रिया क्या है? तो अ वर्ब which does not require an object to complete its meaning। मतलब एक ऐसा वर्ब जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है उसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। जैसे ट्रांजिटिव में था, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती थी ताकि उसका मीनिंग कंप्लीट हो सके, बट इन ट्रांजिटिव वर्ब में गाइस हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है उसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। जैसे बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। तो बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पे गाइस कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं, ये खुद में एक कंप्लीट से मीनिंग हो गया। अगर क्या मैंने बताया था ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, क्या करके, अगर कोई बर्ड्स क्या उड़ती है, कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ गाइस। बर्ड्स कैसे उड़ती है ये हो सकता है, बट बर्ड्स क्या उड़ती है कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। जब कोई क्वेश्चन ही नहीं मिला बना तो हमें आंसर ही नहीं मिलेगा, आंसर ही नहीं मिलेगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा गाइस। ये विदाउट ऑब्जेक्ट ये अपने में कंप्लीट मीनिंग है, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है गाइस। अबे द डॉग बार्क, कुत्ता भौंकता है। तो कुत्ता भौंकता है ये अपने में कंप्लीट है। कुत्ता क्या भौंकता है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ गाइस, क्वेश्चन नहीं हुआ, यहाँ ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत है ही नहीं, ये खुद में कंप्लीट है, हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ भी हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। द चाइल्ड स्लीप, बच्चा सोता है। बच्चा क्या सोता है, ये कोई क्वेश्चन हुआ गाइस, ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, इसलिए स्लीप्स हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। विदाउट ऑब्जेक्ट ये कंप्लीट है, ये हो गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ गई बात गाइस। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो ट्रांजिटिव, जिस सेंटेंस में जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है गाइस। ये हो गया प्रिंसिपल वर्ब, हम लोगों ने जान लिया। प्रिंसिपल वर्ब में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब प्रिंसिपल वर्ब बन जाता है। और प्रिंसिपल वर्ब दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वो भी बता दिया मैंने। अब हम लोग जानेंगे वर्ब का दूसरा काइंड, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। पहला था प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा था ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हम जानेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, सहायक क्रिया। टोटल हेल्पिंग वर्ब हमारा गाइस 24 है। जितने भी हेल्पिंग वर्ब है उसकी संख्या कितनी है गाइस? 24। अब जानेंगे ये होता क्या है। तो अ वर्ब विच इज यूज, हमारे टोटल ऑक्सिलरी वर्ब है तो 24 है गाइस। अब जानेंगे ये होता क्या है। A verb which is used with another verb to make tenses and forming questions। मतलब एक ऐसा वर्ब जिसका यूज हम लोग दूसरे वर्ब के साथ करते हैं टेंस बनाने के लिए या क्वेश्चन करने के लिए। समझ में आ गई बात। जैसे मैंने प्रिंसिपल में बोला था कि हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है, तो किसी दूसरे वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब में हमें दूसरे वर्ड की आवश्यकता होती है गाइस, ताकि हम टेंसेस बना सके, क्वेश्चन फॉर्म कर सके। इन सब चीज के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब के साथ दूसरे वर्ड की सहायता लेनी पड़ती है। समझ में आ गई बात गाइस। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैड, हैव, ये सब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। ये सब मिलकर के कितने हैं? 24 है। अगर ही इज स्लीपिंग, मतलब वह सो रहा है, तो आपने मैंने बताया इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि इसके लिए हमें दूसरे वर्ब की जरूरत पड़ी। दूसरे वर्ब मतलब प्रिंसिपल वर्ब की जरूरत पड़ी। स्लीप हमारा प्रिंसिपल वर्ब है, तो इसके ऑक्सिलरी वर्ब के लिए हमें दूसरे वर्ब की जरूरत होती है ताकि टेंस फॉर्म हो सके। तो इससे टेंस भी फॉर्म हो रहा है गाइस।
मतलब वह सो रहा है, पता चल रहा है कि यह काम चल रहा है प्रेजेंट में, तो ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया गाइस। तो ये टेंस भी फॉर्म कर दिया, इसीलिए ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है इज, क्योंकि इज हमें क्या यूज हम लोग दूसरे वर्ब के साथ करते हैं ताकि टेंस भी फॉर्म हो सके। अबे दे वेंट पटना, वे लोग पटना गए, तो गाइस वेंट भी हमारा नो, ये नहीं हुआ गाइस। जैसे अब समझ में आ गई बात गाइस कि कैसे हुआ, इज एम आर वाज वेयर, ये सब हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, प्रिंसिपल वर्ब की जरूरत होती है, दूसरे वर्ब की जरूरत होती है, और ताकि हम टेंस फॉर्म कर सके या क्वेश्चन फॉर्म कर सके। जैसे ही स्लीपिंग था, इज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब था क्योंकि यह दूसरे वर्ब के साथ ऐड हुआ, और यह टेंस भी बताया हमें कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ओके गाइस, समझ में आ गई बात, आप लोग समझ गए ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। डिफरेंस ये था प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में कि प्रिंसिपल वर्ब विदाउट हेल्पिंग वर्ब की सहायता से होता है और उसमें एक कंप्लीट मीनिंग भी दे देता है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हम लोग हेल्पिंग मतलब क्या कहते हैं, दूसरे वर्ब की सहायता से करते हैं या दूसरे वर्ब के साथ करते हैं ताकि उसका टेंस बन सके या क्वेश्चन फॉर्म हो सके गाइस। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में डिफरेंस ये था कि ट्रांजिटिव वर्ब फॉर्म के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। डिफरेंस समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी सीख लिया। अब हम जानेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। सब जगह हम लोग ऑब्जेक्ट की बात की है, तब ये भी तो जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट क्या है गाइस। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट मोस्टली नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोस्टली नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन या प्रोनाउन ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है गाइस। इट कम्स मोस्टली आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब यह ट्रांजिटिव वर्ब के साथ के बाद यूज होता है। ऑब्जेक्ट की भी दो बातें हैं, पहला ऑब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा, दूसरा कि ऑब्जेक्ट का यूज हम जब भी करेंगे वह ट्रांजिटिव वर्ब के बाद करते हैं गाइस। एग्जांपल, आई सो रीता, तो मैंने बता दिया है सो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और रीता हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट हमारा नाउन, रीता हमारा नाउन है, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन होता है तो सो ट्रांजिटिव वर्ब था, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लगा, इसलिए यह हमारा रीता ऑब्जेक्ट है। सी मेट टी, तो ये देख रहे हो मेट भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद लगा, टी ऑब्जेक्ट हो गया। वी लव हिम, लव भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है गाइस और हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है। तो मैंने जो दो पॉइंट लिखा उसके अकॉर्डिंग क्या बताया, नाउन या प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, टी ऑब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, रीता नाउन, टी नाउन और हिम प्रोनाउन। अब देख रहे हो ऑब्जेक्ट मेरा नाउन या प्रोनाउन हो गया, क्लियर है। दूसरा यह ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लगता है, सो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब था, मैंने बता दिया इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, वह ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसलिए सो ट्रांजिटिव है, मेट ट्रांजिटिव है, लव ट्रांजिटिव है, और सारे ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का यूज किया गाइस। अब ऑब्जेक्ट भी दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट गाइस। ऑब्जेक्ट भी कितने तरह के होते हैं, टू टाइप्स के, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज यूज फॉर थिंग्स, या वस्तुओं के लिए हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर पर्सन, और पर्सन के लिए हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, जैसे अ पेन, अ स्टोरी, ये सब एग्जाम्पल हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। मी, हिम, ये सब हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि ये सब पर्सन के लिए यूज होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग्स के लिए होता है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गैव मी अ पेन, एक सेंटेंस लिया मैंने कहा, ही मेरा सब्जेक्ट है, गैव वर्ब हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी मैंने ऑलरेडी बताया, ही गैव मी अ पेन, क्योंकि पर्सन के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होता है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ पेन वह थिंग्स के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो थिंग्स हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ पेन हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राम टोल्ड हिम अ स्टोरी, तो राम सब्जेक्ट, टोल्ड वर्ब, हिम हो गया इनडायरेक्ट क्योंकि पर्सन के लिए यूज हो रहा है, और स्टोरी हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि थिंग्स के लिए हो रहा है। समझ में आ गई बात गाइस। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है या ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लगता है, समझा दिया मैंने। ऑब्जेक्ट भी टू होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग्स के लिए होता है, इनडायरेक्ट पर्सन के लिए होता है गाइस। तो मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को वर्ब बताया, वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं वो बताया, और ऑब्जेक्ट क्या है वो भी बताया गाइस, उसका यूज कहाँ होता है, वो कितने तरह के होते हैं वो भी बता दिया मैंने। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो।
कुछ सीखने को मिला हो गाइस। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।